गठबंधन अभी सीट शेयरिंग और नेताओं को बनाने में जुटा है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिन रात चुनावी तैयारियों में जुटे हैं। प्रधानमंत्री मोदी कल रात 10 बजे से तड़के 3:15 बजे तक करीब 5 घंटे तक सीईसी की बैठक में मौजूद रहे। कुछ घंटे आराम करने के बाद वो सुबह 8 बजे झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के दौरे के लिए निकल गए। प्रधानमंत्री सबसे पहले सुबह 11 बजे झारखंड के सिंदरी पहुंचे, जहां उन्होंने कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। उसके बाद उन्होंने धनबाद में रोड शो किया और एक जनसभा को भी संबोधित किया। झारखंड से प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में हुगली पहुंचे और जनसभा को संबोधित किया। झारखंड और बंगाल में रैली करने के बाद प्रधानमंत्री शाम को बिहार के बेगूसराय पहुंचे, जहां उन्होंने नीतीश कुमार के साथ मंच साझा किया। 3 दिन पहले प्रधानमंत्री ने केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र का दौरा किया था, जहां उन्होंने कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। और कल यानी 29 फरवरी को वर्चुअल माध्यम से मध्य प्रदेश को 17,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस तरह पिछले 5 दिन में प्रधानमंत्री दक्षिण से लेकर पूरब तक 7 राज्यों की 232 लोकसभा सीटों को कवर कर चुके हैं। इनमें केरल की 20, तमिलनाडु की 39, महाराष्ट्र की 48, मध्य प्रदेश की 29, झारखंड की 14, पश्चिम बंगाल की 42 और बिहार की 40 सीटें शामिल हैं। दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने दिल्ली की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को पेश किया। सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के लोगों की प्रति व्यक्ति आय 2 साल में बढ़कर 4,61,000 रुपए हो गई है, जबकि दिल्ली के जीएसडीपी में पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 9.17% की बढ़ोतरी हुई है। संदेश खाली में महिलाओं के उत्पीड़न के विरोध में दिल्ली में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया, जिन्हें कुछ देर बाद छोड़ दिया गया। हरियाणा में नफे सिंह राठी हत्याकांड मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बहादुरगढ़ पुलिस ने नफे सिंह राठी के परिवार को फोन पर जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को पकड़ लिया है। नफे सिंह राठी की हत्या के बाद उनके परिवार को जान से मारने की धमकियां मिल रही थीं। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर मंथन शुरू कर दिया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में कई राज्यों के उम्मीदवारों के नाम भी तय हो गए हैं और जल्द ही बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हो सकती है। लेकिन इसी बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि मोदी मंत्रिमंडल के कई मंत्रियों का टिकट कट सकता है। उत्तर प्रदेश और बिहार से कुछ मंत्रियों का लोकसभा से टिकट कट सकता है। 3 मार्च को मंत्रिपरिषद की आखिरी बैठक होनी है, जिसके बाद ऐलान हो जाएगा कि किन किन मंत्रियों को टिकट नहीं मिलेगा। वहीं बीजेपी की संभावित उम्मीदवारों की सूची में मध्य प्रदेश में बड़ा फेरबदल हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक प्रज्ञा सिंह ठाकुर का टिकट कट सकता है, जबकि मध्य प्रदेश के दतिया से चुनाव हारने के बावजूद नरोत्तम मिश्रा को भोपाल से टिकट मिल सकता है। इंदौर से वर्तमान सांसद शंकर लालवानी का टिकट कट सकता है। जानकारी के मुताबिक इंदौर लोकसभा सीट से कैलाश विजयवर्गीय रेस में है। पिछले लोकसभा चुनाव में शंकर लालवानी ने इंदौर सीट पर रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी। भारतीय जनता पार्टी 10 मार्च तक 300 उम्मीदवारों के नाम तय करने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है, जबकि सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में एनडीए की सीटों का खाका तैयार हो गया है, जिसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में बीजेपी 74 सीट पर चुनाव लड़ेगी, जबकि सहयोगी दलों के लिए 6 सीट देने का फॉर्मूला बना है। सूत्रों के मुताबिक आरएलडी और अपना दल को 2-2 सीट, जबकि ओम प्रकाश राजभर और निषाद पार्टी को 1-1 सीट मिल सकती है। यूपी की 50 सीटों पर संभावित उम्मीदवारों के नाम भी तय हो गए हैं, जिसमें वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लखनऊ से राजनाथ सिंह, अमेठी से स्मृति ईरानी, गौतम बुद्ध नगर से डॉक्टर महेश शर्मा, मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान, अयोध्या से लल्लू सिंह के नाम शामिल हैं। इसके अलावा बीजेपी ने कई राज्यों में अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ सीट समझौता भी फाइनल कर लिया है। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट तेज हो गई है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की, जिसके बाद कैबिनेट विस्तार की संभावना और प्रबल हो गई है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि कल होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में 5 लोगों को जगह दी जा सकती है, जिसमें सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, राष्ट्रीय लोकदल कोटे से 2 विधायकों के साथ बीजेपी के 1 विधायक को मंत्री बनाया जा सकता है। के साथ साथ बीजेपी के विधायक आकाश सक्सेना का भी नाम इस लिस्ट में शामिल है। फिलहाल राजभवन में आज सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात कई मायनों में अहम है। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी हाल ही में एनडीए में शामिल हुए हैं। दारा सिंह चौहान का नाम भी मंत्री बनने वालों में शामिल है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार पर मंडराता संकट और ज्यादा गहराता नजर आ रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को सिरे से खारिज नहीं किया और न ही मंडी से बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने की खबरों से इनकार किया। प्रतिभा सिंह ने दबाव बनाने के लिए गेंद पार्टी हाईकमान के पाले में डाल दी।
देखिए, ये तो अभी हमने सोचा भी नहीं और ना इस पे कोई वर्किंग की है, ना वी आर इन टच विद देम। गॉड नोज आगे क्या सिचुएशन बनती है, दैट इज फॉर द हाई कमांड टू डिसाइड। यही नहीं, प्रतिभा सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि लोकसभा चुनाव के नजरिए से देखें तो बीजेपी काफी आगे है, जबकि कांग्रेस को संगठन के स्तर पर अभी बहुत कुछ करना बाकी है। ये बहुत कठिन घड़ी है हमारे लिए। आप जानते हैं हमारे आदरणीय मोदी जी के आदेश के अनुसार कितनी डिफिकल्टीज हमको दिख रही है फील्ड में कि भाजपा क्या करने जा रही है, क्या करेगी, कैसे इलेक्शन लड़ेगी, तो हम वहाँ कमजोर फुटिंग पर है। कहीं न कहीं हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह इशारों में पार्टी आलाकमान को ये संदेश देती नजर आई कि अगर उनके परिवार ने हाथ खींच लिया तो कांग्रेस की सरकार भी गिरेगी और लोकसभा चुनाव में भी बुरा हश्र होगा। तो वहीं इस दौरान प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह गुरुवार की रात 11 बजे कांग्रेस के 6 बागी विधायकों से मुलाकात करने पहुंचे। जानकारी के मुताबिक उन्होंने इन विधायकों के साथ लंबी चर्चा की। दरअसल कांग्रेस के जिन 6 विधायकों की सदस्यता रद्द की गई है वो चंडीगढ़ के एक होटल में ठहरे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस पर्यवेक्षकों से मुलाकात के बाद विक्रमादित्य सिंह अपने एक करीबी के साथ उनसे मिलने सीधे चंडीगढ़ चले गए। जानकारी के मुताबिक विक्रमादित्य सिंह की कांग्रेस से निष्कासित इन 6 विधायकों और 3 निर्दलीय विधायकों के साथ मुलाकात हुई। इस दौरान विक्रमादित्य सिंह ने मौजूदा हालात पर इन 9 विधायकों के साथ लंबी बातचीत की। तो वहीं उनकी मां और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी निष्कासित विधायकों का बचाव करने के साथ स्पीकर के फैसले पर सवाल खड़े करती नजर आईं। मुझे नहीं पता कि क्या डायरेक्शन थी और स्पीकर साहब ने ये जो फैसला दिया उससे वो लोग भी आहत हुए होंगे, क्योंकि वो सभी कांग्रेस लोग थे और वो अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे थे। वहीं पर्यवेक्षक के तौर पर हिमाचल प्रदेश गए सीनियर कांग्रेस नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सुक्खू सरकार पर किसी भी तरह के खतरे से इनकार किया। उन्होंने ये भी कहा कि हिमाचल प्रदेश में 5 साल तक कांग्रेस की ही सरकार चलेगी। वहाँ पर जो आपस में मतभेद थे थोड़े मोटे हमने प्रयास किया, दूर हो गए, बात आई है और अब जो है मजबूती से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। नहीं क्या कांग्रेस पार्टी की सरकार रहेगी 5 साल। इस बीच हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी इस मामले में चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि उनकी और विक्रमादित्य सिंह की बातचीत हुई है। सुक्खू ने बागी विधायकों की पार्टी में दोबारा वापसी के मुद्दे पर भी अपनी राय रखी। हालांकि उन्होंने इस मामले में गेंद पार्टी हाईकमान के पाले में डाल दी। विक्रमादित्य जी ने कल मुझसे बात की थी और सुबह 7 बजे मेरे से उनसे बात हुई, दोपहर में भी बात हुई। उन्होंने कहा कि मैं इन बागी नेताओं से मिल रहा हूं और इन नेताओं के कुछ के फोन आए होंगे और ये वापसी करना चाहते हैं। मैंने बोला आप इनसे बात कर लीजिए और मैंने कहा हाई कमांड से भी आप बात कर लीजिए। ज़ी न्यूज़।